हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक राज्य के बारे में। तो प्रारंभिक राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 है प्रारंभिक राज्य इतिहास में यानी हिस्ट्री में। और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशहरा है तो दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सारे बच्चों को। और कल वीडियो मेरा नहीं आया था क्योंकि कल 8वीं 9वीं दोनों था, तो उसके वजह से हम फास्टिंग में थे। और आपको पता तो बता ही थे कि हम गांव पर आए हैं, तो गांव पर वीडियो नहीं बन रही थी। कितना भी कोशिश कर रहे थे, कितना भी कॉर्नर में जाकर बना रहे थे, वीडियो नहीं बन पा रही थी। बहुत ज़्यादा साउंड आ रही थी। जैसे कि अब कल हम यहाँ पर आए हैं तो आज भी मतलब यहाँ पे कुछ साउंड वाउंड आ ही रहा है क्योंकि आज मतलब लास्ट दिन है नवरात्र का, तो इस दिन विसर्जन होगा, तो थोड़ा साउंड बहुत आ रहा है। तो इसके वजह से तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि थोड़ा बहुत साउंड तो आएगा ही, समझ चल रहा है। तो अब कितना दिन हम वीडियो को ये करें, तो इसलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आप लोग के अध्याय 6 में वैदिक काल के जन और जनपद के बारे में पढ़ा है। तो आपको जैसे कि हम वैदिक काल में क्लास 6 के वैदिक काल में जन और जनपद के बारे में पढ़ाए थे। तो लगभग 3000 वर्ष पहले गंगा नदी घाटी क्षेत्र में लोहे के बने औजार एवं उपकरण के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुई है। साथ ही मिट्टी से बने एक विशेष प्रकार के बर्तन चित्रित घूसर पात्र प्राप्त हुए हैं। इस साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि वैदिक जनों की पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य में भी भागीदारी बढ़ी। बिल्कुल, इस कारण वे पहले की अपेक्षा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। तो बिल्कुल, जब कृषि का वो लोग करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, तो जो पहले के जो मतलब प्रारंभिक जो राज्य के जो गांव के लोग थे, वो चीज़ मतलब अस्थायी जगह पर रह के, मतलब घर बनाकर एक जगह और अस्थायी जगह पर रह के और गेहूँ और जैसे चावल जौ ये सब का खेती करने लगे। और खेती करने के लिए अस्थायी जगह पर आना पड़ता है भी, तो इसलिए उन लोग रहने लगे। तो उसी समय ये लोग एक जगह पे स्थायी रहने लगे। नहीं तो जब ये खेती नहीं करते थे तो एक जगह से दूसरे जगह खाने के लिए, पानी के लिए ये लोग आते जाते रहते थे। मतलब जैसे कहता है टूर करते रहते थे। इधर यहाँ एक जगह कभी नहीं रहते थे क्योंकि एक जगह रहने से क्या होता था कि सारे जो फल होते थे, वो जितने भी उस एरिया का फल फ्रूट जितना भी था वो ख़त्म हो जाता था। मांस जितना भी मांस होता था वो सब खत्म हो जाता था। लेकिन जब ये कृषि करने लगे तो चावल हुई, जौ हुई और उसके बाद गेहूँ वगैरह सब होने लगा। तो फिर उसके बाद ये लोग एक जगह पर घर बना के अपना रहने लगे और खेती बाड़ी करने लगे। ठीक है, इस कारण से पहले की अपेक्षा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। इन आर्थिक परिवर्तन के कारण क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ। छोटे छोटे अब जनपद बनते जा रहे थे। जनपदों का विकास 3 रूप में दिखाई देते हैं। अधिकांश जन अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिए। मस्त्य और काशी और कौशल कुछ जनों ने आपस में मिलकर जनपद का रूप लिया। जैसे पंचाल जनपद इसका एक उदाहरण है। तो जो जनपद एक जो है जो अपने आपस में मिलकर एक जनपद का विकास किया, मिलकर बनाया, तो उस जनपद का नाम जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं पंचाल जनपद। थर्ड पॉइंट है अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए गए। मगध द्वारा अंग की विजय इसका उदाहरण है। तो मगध जो है गाया का पहले मतलब मगध जो है गाया का क्षेत्र है, औरंगाबाद गाया इस सब का क्षेत्र में मगध मतलब कहा जाता है गाया इसके तरफ से। तो ये सब मगध के क्षेत्र में आता है। पटना भी पहले मगध का क्षेत्र, अभी मतलब वो भी तो बिहार ही में आता है, मगध में ही आता है। तो ये सब जो क्षेत्र है वो मगध की हिस्सा है। और पहले के भी लोग जो इतना इसका हिस्सा होता था वो मगध में जो छोटा मोटा हिस्सा होता था तो उस चीज़ को मगध में मिला लिया करते थे। महाजनपदों का विकास, तो महाजनपदों का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लगभग 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हमें 16 जनपदों का वितरण प्राप्त होता है। इसमें अंग मगध काशी और कौशल वत्स्य और अवंती
मलल आदि महाजनपदों मुख्य थे। इनमें से कुछ महाजनपद अधिक बिहार के सीमा में भी स्थित थे। तो ये जितने भी मगध के महाजनपद हैं ये जो हैं वो बिहार के कुछ मतलब ज़्यादातर बिहार के सीमा में स्थित थे, मतलब बसे हुए थे। मानचित्र में सभी महाजनपदों को पहचानने और कौन कौन से महाजनपद वर्तमान बिहार प्रदेश के सीमा में आते थे। एक मिनट देखते हैं हम लोग इस मानचित्र को। तो आप सोच रहे हो कि अभी क्यों वीडियो अपलोड कर रही हैं, तो मैं अभी जस्ट ही वीडियो बना ही रही हूँ और वीडियो बना के और अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मतलब कल तो मतलब वीडियो नहीं बन पाई, इतना साउंड ही हो रहा था, इतना दिक्कत हो रहा था कि वीडियो बोरिंग हो जाता। अगर बनाते भी तो वीडियो बोरिंग हो जाता। लेकिन आज यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा अपने जहाँ हम रहते हैं, मेरा जो मतलब जो जगह है वहाँ पर रहते हैं, तो उस जगह पर थोड़ा सा ये है जैसे कि आप साउंड बहुत कम आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में भी साउंड आ रही है। लेकिन उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत साउंड आएगा, क्योंकि अभी नवरात्र और आज 10वीं है, दशहरा का अंतिम दिन है, तो थोड़ा बहुत साउंड आना बनेगा ही। तो इसलिए चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, बस आप ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, सुनिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए ये है कुरु, ये महाजनपद है। लिच्छवी, मगध, तो ये आप फिगर में देख सकते हैं कि मगध, जितने भी मगध जहाँ महाजनपद है उसके बारे में यहाँ पे मगध में बताया गया है कि ये मगध में पहले जनपद थे। देखिए यहाँ बेदी है, वत्स है, मगध यहाँ पर आपको बता ही, देखिए मगध है। तो जितने भी महाजनपद हैं वो इस एरिया में, देखिए यहाँ पर गंधार है। तो आपको इस फिगर से समझ में आ गया होगा कि कितने मतलब कौन कौन से अवंती, देखिए मत्स्य है, तो कितने जो ब्लैक है ना, वो यहाँ पे जितने भी 16 महाजनपद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक सेकंड 13 कैसे हुआ। हाँ, तो ये जो डार्क दिया हुआ है, ये जो डार्क दिया हुआ है ना, वो हम लोग का मतलब कि जो होता है ना कि मेन, जिससे मतलब मुख्य जनपद जो है वो ये है जो डार्क में दिया हुआ है। और जो ये सब है उज्जैनी है, फिर यहाँ पर शूरसेन है, ये पता नहीं क्या है, इसको मिटरा हुआ है आपने ये में देखिए, यहाँ पर यमुना। तो यहाँ आप लोग मतलब कि अपने बुक में देख लीजिएगा, मेरे बुक में तो यहाँ देखिए गंगा है, गंगा शायद गंगा ही है, दिख नहीं रहा मेरे बुक में, उतना क्लियर दिख नहीं रहा है, क्योंकि मतलब थोड़ा पुराना बुक है, इसलिए इसके वजह से आप अपने बुक में देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि जो मतलब कौन कौन से यहाँ पर नाम दिया हुआ है, जो आप मतलब नाम इसमें समझ में आ रहा है हम आपको बता दिए हैं। और ये देखिए इस बिंदु से हम लोग समझेंगे, जैसे कि ये है ना, जो ये गोलकार है ये, तो ये प्राचीन शहर वाला जो महाजनपदों है वो है, और भारत की वर्तमान सीमा, और ये जो है जो और सब है वो भारत की वर्तमान सीमा है, जो जैसे कि कावेरी, कृष्णा, तो ये सब जो है भारत की वर्तमान सीमा है। और जो ये है वो मेन जो मुख्य महाजनपद हैं वो यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। महाजनपदों में शासन का रूप एक जैसा नहीं था, कुछ में राजतंत्रात्मक शासन था, कुछ में गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत मतलब अथवा पैतृक चलता था, मतलब कि पैतृक मतलब यहाँ पे जैसे कि जनरेशन बाय जनरेशन चलता था। कौन? राजतंत्रात्मक जो शासन था वो जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे कि कल मान लीजिए कि सपोज जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि बिंबिसार का पुत्र जो अजातशत्रु था वो इनके बाद मतलब बना, जैसे कि हम बता सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि जैसे कि आप लोग का जैसे कि आपके पापा हैं, ठीक है, आपके पापा राजा बने हैं, ठीक, सपोज आपके पापा राजा हैं और आप उनके बेटे हैं, तो आप उनके बाद आप राजा बनेंगे, यानी जनरेशन बाद मतलब वो जब उनका जनरेशन ख़त्म होगा, जैसे कि अब वो सत्ता को नहीं संभाल पाएंगे या फिर उनका मृत्यु हो जाएगा तो उसके बाद आप राजा बनेंगे। तो एक जो था राजतंत्रात्मक जो था वो इस तरह से बताया गया था कि इस तरह से मतलब वो राज चलता था, जैसे कि पिता के बाद पुत्र, बताया ना कि पिता के बाद पुत्र का राज चलता था। महाजनपदों की राजधानी शासन का केंद्र थी। राजधानियों में राज्य सेना एवं राज्य के कर्मचारी रहते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, जो लकड़ी, ईंट एवं पत्थरों
की दीवारों से घिरी होती थी। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं का आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया है। तो कुछ ऐसा मतलब घर होता था, किलेबंदी जो होता था वो लकड़ियों के या फिर पत्थरों के या ईंट के से बनी होती थी। उससे ऐसा प्रतीत होता था कि मतलब कोई भी अन्य राजा आकर और आक्रमण मत कर दे, हमला मत कर दे कि हम लोग को मतलब जान खतरा में मतलब एक बार आकर कोई आप पे हमला कर देगा तो आपका ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ये हो जाएगा, डर हो जाएगा या फिर आप उस चीज़ को फेस नहीं कर पाएँ। तो उसलिए मतलब वो चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के डर से आक्रमण अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। ये पढ़ लिए हम लोग। महाजनपदों के राजा ने छविक्षिक, देखिए मेरा थोड़ा सा हिंदी उतना ही नहीं है, जैसे कि हम जैसे बता दें CBSE बोर्ड से पढ़े तो मेरे पास मतलब मेरे को पढ़ाने का शौक़ था कि मतलब हम जो ये है आर्ट्स का सब्जेक्ट है वो हिंदी में पढ़ाए। तो ये चीज़ तो आप इस चीज़ को ये मत कीजिएगा कि ज़्यादा मतलब शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पा रही हैं, तो उस चीज़ को मतलब आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा आप मेरे को बता दीजिएगा, हम फिर से वहाँ पर समझा देंगे। स्वैच्छिक नजराना बलि के बजाय अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोगों, कृषि कारीगर, व्यापार, पशुपालक, आखेटक, शिकारी आदि से कर की एक निश्चित मात्रा वसूल की जाने लगी। तो मतलब कि जो पहले के कृषिक होते थे, कारीगर होते थे, व्यापारी होते थे, जो पशुपालक होते थे, उन लोग से एक मतलब होता था कि निश्चित मात्रा में कर बता दिया गया था कि आपसे इतना कर लिया जाएगा और उस चीज़ को वसूल होने लगा, मतलब वसूल किया जाने लगा कि आपसे मतलब कृषि है तो आपको 10 रुपये कर देना है, या फिर जो सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, उससे आपको 40 रुपये कर देना है। तो उस तरह से उन लोग का जो था कर को मतलब बता दिया गया था कि निश्चित कर दिया गया था कि कितने मात्रा में कर लेना है और आपको देना ही पड़ेगा। फसलों पर लगाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग किसान प्रायः उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों, बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई को राज्य के लिए महीने में एक दिन करना पड़ता था। व्यापारियों के सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तो जो व्यापारी थे उनके सामान खरीदते थे या बेचते थे उन पर भी उन लोग को कर देना पड़ता था। करों की वसूली से राजा समृद्धि होने लगा। राजा अपने कार्यों को सुगमता से जैसे कि आसानी से कर सब इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। वे नियमित कर सके इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। वे नियमित वेतन देकर सेना एक कर्मचारियों की नियुक्ति करने लगा। ये लोग राजा के प्रति वफादार एवं उत्तरदायी होते थे। जैसे कि मतलब वफादार जैसे कि होता है ना, विश्वासी लोग वो होते थे, मतलब कि ये कर वसूलने जाएँ तो इनके मन में कोई ऐसा लालच ना हो, वैसे लोग को चुना जाता था कर वसूलने के लिए। वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इस सिक्कों के बारे में आप अध्याय 10 में पढ़ेंगे। तो जो सिक्कों के बारे में में बताया गया है कि होता था, उस सिक्कों के बारे में आप मतलब अध्याय जो चैप्टर 10 है उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि साउंड भी ज़्यादा होने लगेगा तो फिर दिक्कत होगा। और अब भी हम जस्ट वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा विसर्जन वगैरह होगा तो और ज़्यादा साउंड होने लगेगा। तो जो भी है जो मगध का उत्थान है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और वैसे भी 13 मिनट का वीडियो हो गया, यानी 13 मिनट्स का वीडियो हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।